चलिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि डेफिनेशन जो है पब्लिक सर्वेंट की वो बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं है। किसी दूसरे स्टेट्यूट में, किसी दूसरे लॉ में भी पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन आपको मिल सकता है, और वहां के पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। अब ये चीज कहाँ मिली? ये चीज आईपीसी में तो कोई लिखी नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ी? इसका केस लॉ हुआ था, नरेश कुमार मदान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी ऑल इंडिया रिपोर्टर 2008 SC 385। खैर ये देखो, कुछ कुछ केस जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये केस में सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। हाँ, एग्जाम में इनके क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे ये वाला केस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट हाँ, एग्जाम वालों का कोई भरोसा नहीं होता है, देखो कभी भी उनका पैटर्न चेंज करने का मन हो जाता है, तो इसलिए पढ़ लो, है ना। अब देखो, अभी नीचे केस लॉ की पूरी लिस्ट आने वाली है। ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि किस किस केस लॉ में किन किन इंसानों को पब्लिक सर्वेंट माना गया था, है ना। अब ये तो टोटल 12 चीजें यहाँ पे है, और 12 केस लॉ भी लिखे हुए हैं, है ना। तो अब ये सब लिखना तो अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको ऊपर से बताता हूँ, ये शीट भेज दूंगा, वहां से देख लेना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पब्लिक सर्वेंट माना गया था। केस था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, एआईआर 1998। चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर को भी माना जाता है, सुपीरियर कोर्ट के जजेस को माना जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को, नेशनलाइज बैंक के एम्प्लॉय को, रेलवे के सर्वेंट को, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को, म्युनिसिपैलिटी में जो मैनेजिंग कमेटी होता है उसका चेयरमैन, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं, एयरफोर्स के मेंबर, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय और ग्राम पंचायत के सरपंच, ये सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी ना किसी हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट माना है ना। तो ये मैंने आपको कुछ कुछ ऊपर से चीजें बता दी, और भी बहुत सारे हैं, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है। और कौन कौन से लोग हैं जिनको कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट नहीं माना है, उसकी भी मैंने लिस्ट बनाई है। देखो, एक बड़ी सी अजीब चीज यहाँ पे लिखी है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनर, यानी यूनिवर्सिटी में जो कॉपी वॉपी चेक करने वाला था, पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाता है। जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके ऑफिस बियरर जो कि इलेक्टेड होते हैं, यानी इलेक्शन से वो वहां पहुंचते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो सीए होता है, जिसको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अंडर इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक इन्वेस्टिगेटर नाम की चीज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस के लिए एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करती है जो कि सीए होता है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाता है। गवर्नमेंट कंपनी एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये समझो कि गवर्नमेंट इंप्लॉय, ऊपर मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कंपनी का जो इंप्लॉय है, जो गवर्नमेंट कंपनी का इंप्लॉय होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी है खुद, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। उसके बाद सिविल कोर्ट ने अगर किसी कमिश्नर को अपॉइंट करा है किसी अकाउंट बुक को सीज करने के लिए, वो भी पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई पब्लिक ड्यूटी वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए। ठीक है, ये चीज समझो। तो ये मैंने जो लिस्ट बनाई है ना, इस लिस्ट में से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी है, हर एक केस लॉ का नाम लिखा है। और आप एक चीज नोटिस करना, सारे ही केसेस देखो ऑल इंडिया रिपोर्टर वाले केसेस है। ये ऑल इंडिया रिपोर्टर आपको किसी भी केस में दिख जाता है ना, तो एक चीज समझ लिया करो कि ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केस ऑल इंडिया रिपोर्टर में जगह बना के क्यों बैठा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस केस ने कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन डिसाइड कर दिया होगा, जो क्वेश्चन आगे आने वाली कोर्ट को भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, इसलिए ये एआईआर वाला केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन थी, कितनी बड़ी डेफिनेशन थी, अभी तक खत्म नहीं हो रही है। सेक्शन 21 अब फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सेक्शन 21 ये है। जो लोग आप में से राजस्थान की एग्जाम दोगे, वो एक चीज याद रखना कि आईपीसी जो है, ये एक कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर होता है पिनल लॉ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसमें कुछ चेंजेस कर ही सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो अपने खुद के अमेंडमेंट कर सकती है। राजस्थान ने सेक्शन 21 में एक अमेंडमेंट करके रखा है। हमें आईपीसी में टोटल 12 क्लॉज मिले इस सेक्शन में, बट राजस्थान ने एक 13th क्लॉज इसमें ऐड करके रखा है, जिसमें लिखा है कि अगर कोई पब्लिक बॉडी ने किसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी पर्सन को अगर इंप्लॉय किया है, एग्जामिनेशन को सुपरवाइज करने के लिए अगर किसी पब्लिक बॉडी ने किसी को अपॉइंट किया है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ठीक है, और पब्लिक बॉडी के अंदर कौन आ गई? यूनिवर्सिटी आ गई, बोर्ड ऑफ एजुकेशन आ गया। यानी कि राजस्थान में जो एग्जाम करवाता है 11th-12th की, जिसको अपन कहते हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, अगर उन्होंने किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो 12th बोर्ड की एग्जाम हो, उसके सुपरविजन के लिए अगर किसी पर्सन को उन्होंने एम्प्लॉय किया है, तो अकॉर्डिंग टू राजस्थान वो भी एक पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, क्योंकि वो इधर 13th क्लॉज में अपनी प्लेस बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगी। चलिए, सेक्शन 21
हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 22 पे। अब सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। अब आपको नाम से क्या समझ में आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको अपन मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, राइट? इसको अपन मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले एक चीज और समझ लो, एक होता है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, एक होता है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का मतलब जिसको अपन सेंस से परसीव कर सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। अपने जो सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन, उससे अपन इसका पता लगा सकते हैं कि हाँ ये है। बट इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो परसीवेबल नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बुक का कॉपीराइट करवा के रखा है, तो अब मैं उस कॉपीराइट को छू थोड़ी सकता। या मेरे पास किसी प्रॉपर्टी को लेकर ईजमेंट राइट है, मैं उस ईजमेंट राइट को छू थोड़ी सकता। तो ये ईजमेंट राइट, ये कॉपीराइट, ये ट्रेडमार्क, ये सारे राइट तो होते हैं, प्रॉपर्टी भी होती है। बट ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती जिसको अपन अपने सेंस से परसीव कर सके। सो दे आर नोन एज इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज, एंड ऑल द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस आर नोन एज कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपको पहले मैं बता दूं कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है ना, इंक्लूड्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी except land and things attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth। अब आप एक चीज समझ लो कि मूवेबल प्रॉपर्टी तो हर वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको मूव किया जा सके, लेकिन आईपीसी में ये तीन प्रॉपर्टियों को यहाँ पे छोड़ के रखा है जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाती। सबसे पहली चीज लैंड, लैंड एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी चीज थिंग्स अटैच टू अर्थ, जमीन से जुड़ी हुई कोई चीज। और तीसरी चीज कोई ऐसी चीज जिसको हमने जमीन से परमानेंटली फास्टन कर दिया है। परमानेंटली फास्टन करने का मतलब होता है कि हमने उस चीज को परमानेंटली उस जमीन के अंदर किसी चीज से जो कि जमीन में जुड़ी है उससे हमने उसको जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल हैंडपंप, परमानेंटली उसको फास्टन कर दिया जाता है जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद के, तो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें होती है। तो आपको समझना है कि तीन एक्सेप्शन कौन कौन से: लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, और एनीथिंग दैट इज परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। ठीक है, तो आपको ये चीज यहां पे समझना पड़ेगी। इसके बाद अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जो मान लो कि कोई, मेरे पास कोई नदी है, मतलब नदी मेरी तो हो नहीं सकती, बट मेरे घर के पास कोई नदी है जिसका मुझे लाइसेंस मिला हुआ है कि मैं उस नदी में फिशिंग वगैरह कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे पास राइट है वहां की मछली के लिए। अब कोई इंसान आता है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़ा साउंड आ रहा है तो मैं म्यूट करता हूँ।
चलिए, am I audible to all of you? चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रहा था आपको लास्ट चीज, हाँ, मैं फिश वाला एग्जांपल पूछ रहा था आपसे कि एक रिवर है मेरे घर के पास और मुझे वहां पे लाइसेंस मिला है फिशिंग करने का। कोई इंसान आता है और मेरी रिवर के अंदर से मछलियां चोरी करके ले जाता है ना? तो अब आप मुझे बताइए कि वो जो मछलियां वहां से चली गई है, क्या वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या लगता है आपको, वो मछलियां एक मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाना चाहिए? यस सर, कहलाएगी। चलिए ठीक है, करेक्ट। याद रखना, मछलियां एक कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जिसको हम अपने सेंस से परसीव कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि वो कोई लैंड या थिंग्स अटैच टू अर्थ या परमानेंटली फास्टेंड एनीथिंग अटैच टू अर्थ वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। और उसके अलावा तो सारी चीजें वैसे भी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो वो कॉर्पोरियल भी है और मूवेबल भी है, इसलिए वो जो फिश है उसको एक मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, इसलिए उसकी चोरी की जा सकती है। समझना इस चीज को। अब आता है सेक्शन 23। अब देखो सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाँ, मार्क कर लेना इसको। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन बताऊंगा मैं। क्योंकि जितने भी ऑफेंसेस पढ़ेंगे अपन, ये चीटिंग वाले, फ्रॉड वाले, उन सब में ये सेक्शन 23 यूज होगा। क्या कहता है सेक्शन 23? ये डिफाइन करता है तीन चीजों को। एक तो रॉन्गफुल गेन, दूसरा रॉन्गफुल लॉस, और तीसरा गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। समझना ये रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या होता है। देखो इसके ना बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना अच्छे से। गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो गेन है ये किसी अनलॉफुल तरीके से लिया गया, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे अनलॉफुल तरीके से कोई गेन किया गया है। प्रॉपर्टी है, अनलॉफुल तरीके से गेन किया। किया किसने? किसी ऐसे पर्सन ने जो लीगली एंटाइटल्ड नहीं था, जिसका अधिकार नहीं था वो गेन लेने के लिए। इसलिए इसको रॉन्गफुल गेन बोला जाता है। मतलब फायदा तो हुआ है लेकिन गलत तरीके से हुआ। यानी मान लो कि कोई एक प्रॉपर्टी पे आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी अनलॉफुल तरीके से गेन कर रहे हो, फायदा ले रहे हो अपने आप से, बट आप चूंकि वो फायदा लेने के लिए एंटाइटल हो ही नहीं, आप एंटाइटल नहीं हो, फिर भी आप अनलॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी से फायदा लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, तो कहा जाएगा कि आप यहाँ पे रॉन्गफुल गेन ले रहे हैं। अब रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? तो देखो रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है अनलॉफुल तरीके से किसी प्रॉपर्टी से उस इंसान का लॉस होना जो लीगली एंटाइटल्ड था। अब आप एक चीज समझना, हाँ, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे? देखो, अगर आप मेरी प्रॉपर्टी पे से, मेरी प्रॉपर्टी है बट आप क्या कर रहे हो, आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं हो उस प्रॉपर्टी से कुछ भी गेन लेने के लिए, फिर भी आप अनलॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी से गेन ले रहे हो। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है वो, पर आप गेन ले रहे हो अनलॉफुल तरीके से, तो आप तो यहाँ पे कर रहे हो रॉन्गफुल गेन, है ना? आप यहाँ पे कर रहे हो रॉन्गफुल गेन। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरे साथ वो जो गेन आपको मिल रहा है, मेरा वो लूज हो रहा है, जबकि मैं उसके लिए लीगली एंटाइटल्ड हूँ। प्रॉपर्टी मेरी, प्रॉपर्टी से आने वाला पैसा भी मेरा, मैं वहां पे लीगली एंटाइटल्ड ऊपर फिर भी मैं लूज कर रहा हूं, तो ये मेरा रॉन्गफुल लॉस है, गलत लॉस। अगर ये सेम चीज मान लो मेरी प्रॉपर्टी का लॉस अगर मुझसे हो गया, तो वो तो रॉन्गफुल लॉस नहीं कहलाएगा ना, वो तो लॉस कहलाएगा सिर्फ। बट मेरा लॉस जो हो रहा है वो आपके कारण हो रहा है, यहाँ पे रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। तो रॉन्गफुल गेन क्या हुआ वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया, रॉन्गफुल लॉस क्या हुआ वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब एक चीज आती है, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। एक इंसान, a person is said to gain wrongfully when he retain wrongfully as well as such person acquire wrongfully। एक पर्सन को ये कहा जाता है कि वो रॉन्गफुली किसी चीज को गेन कर रहा है, कब? जब वो रॉन्गफुली किसी चीज को अपने पास रिटेन करके रखता है या रॉन्गफुली किसी चीज को अपने पास वो एक्वायर कर लेता है। जैसे मान लो मेरी कोई चीज रॉन्गफुली आपने अपने पास रिटेन कर ली, या मेरी कोई चीज रॉन्गफुली आपने अपने पास एक्वायर कर ली है, तो कहा जाएगा कि आप उस चीज से रॉन्गफुली गेन कर रहे हो, है ना? ये डेफिनेशन समझना। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन अभी इसके बाद वाली चीजों में जब इसके एग्जांपल्स आएंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना? तो ये आपको समझना। उसके बाद अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली। रॉन्गफुल लॉस कब माना जाता है? अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी।
as well as when such person is wrongfully deprived of the property। देखो, मेरी प्रॉपर्टी को आपने मुझसे छीन लिया, यानी आपने उसको मेरी कीप से बाहर निकाल दिया, आपने उसको मेरी कस्टडी से बाहर निकाल दिया, तो मुझे क्या हुआ, मुझे उस प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल लॉस हो गया, क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी मेरे पास से छीन ली। अच्छा, रॉन्गफुली छीनना, हाँ याद रखना। या फिर आपने मुझे उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया कि मैं उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता, जबकि ये गलत है, तो मैं कहा जाएगा कि मैं वहां पे रॉन्गफुली लूज कर रहा हूं, और ये कहा जाएगा कि आप वहां पे रॉन्गफुली गेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेक्शन 23 का मतलब था कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, कब कहा जाएगा कि आप रॉन्गफुली गेन कर रहे हो, कब कहा जाएगा कि आप रॉन्गफुली लूज कर रहे हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस लगा रखा है, ये काम कहाँ आएगा। ठीक है, समझना ये काम कहाँ आएगा। ये काम आएगा इसकी अगली डेफिनेशन में, जो डेफिनेशन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन का नाम है डिसऑनेस्टली। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली। ये जो डिसऑनेस्टली वर्ड है ना, ये डिसऑनेस्टली वर्ड आपको आईपीसी में बहुत सारी जगह दिखेगा, है ना। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे, बहुत छोटी है, क्या लिखा है इसमें देखो, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। समझना इसको, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि मैंने कोई ऐसा काम किया, है ना, मैंने कोई ऐसा काम किया या मैंने कोई ऐसा एक्ट किया जहां पे मेरा ये इंटेंशन था कि आपको उससे रॉन्गफुल लॉस होगा और मुझे उससे रॉन्गफुल गेन होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई प्रॉपर्टी मैंने आपसे छीन ली, आपकी कोई प्रॉपर्टी मैंने आपसे छीन ली। क्यों छीनी आपको पता है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो प्रॉपर्टी मेरे पास। अब आप अपना वो सेक्शन 23 वाला डेफिनेशन यूज करो जो मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया। जब मैंने आपकी वो प्रॉपर्टी छीनी, आपको क्या हुआ, फटाफट अपना दिमाग दौड़ाओ, आपको क्या होगा उस केस में जब मैं आपकी वो प्रॉपर्टी छीन लूंगा, रॉन्गफुल लॉस। और चूंकि वो प्रॉपर्टी आपकी कस्टडी से निकाल के मैंने अपने पास रख ली, मैं लीगली एंटाइटल्ड नहीं था, आई वाज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, मुझे क्या हुआ, wrongful gain। रॉन्गफुल गेन। खैर इस केस में तो दोनों ही चीजें हो रही है ना, बट अगर दोनों में से कोई एक चीज भी हो जाती है तो कहा जाता है कि जिस इंसान ने वो काम किया है उसने वो डिसऑनेस्टली किया, यानी यहाँ पे मैंने जो काम किया ना, आपकी वो प्रॉपर्टी आपके पास से निकाल के, दैट इज डिसऑनेस्टली, मैंने वो काम डिसऑनेस्टली किया, है ना। तो ये समझ लो, बड़ी सिंपल चीज थी, पर ये समझ में क्यों आई आपको, क्योंकि आपने रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को अच्छे से समझा इसलिए, है ना। अब एक और चीज, इसमें और भी चीजें यहां पे देखो, मैंने लिखा है unless there is a wrongful gain to one person या फिर wrongful loss to another person, an act would not be called dishonest। इस चीज को समझना, किसी भी एक्ट को डिसऑनेस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाता है जब उस एक्ट से या तो किसी को रॉन्गफुल गेन हो या फिर किसी को रॉन्गफुल लॉस। अगर इन दोनों में से एक भी हुआ है तो चलेगा, बट अगर एक भी नहीं हुआ तो उस एक्ट को हम डिसऑनेस्ट एक्ट नहीं बोलेंगे। यानी किसी भी एक्ट को डिसऑनेस्ट बोलने के लिए या तो रॉन्गफुल गेन किसी को होना चाहिए या फिर रॉन्गफुल लॉस किसी को होना चाहिए, इस चीज को याद रखना। उसके बाद एक वर्ड होता है डिसीट। डिसीट का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटिंग टू कीप द ट्रुथ हिडन, किसी को गलत बताना, किसी को मिस रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को छुपाना, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करना और उसके लिए झूठ बोल देना, इसको कहा जाता है कि डिसीट कर रहे हो। यानी मैं आपको अगर कोई चीज दे रहा हूं और मैं उस चीज के लिए आपको मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस चीज की सच्चाई आपसे छुपा रहा हूं, तो कहा जाएगा कि मैं आपको डिसीट कर रहा हूं। तो एक चीज समझना, डिसीट यहाँ पे डिसऑनेस्टली का इंग्रेडिएंट नहीं है। डिसीट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द वर्ड डिसऑनेस्टली। मतलब डिसऑनेस्टली का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी चीज, कोई ऐसे एक्ट को करना जिससे सामने वाले को गेन या लॉस हो, सामने वाले को लॉस हो, आपको गेन हो या किसी और को गेन हो। अच्छा एक चीज और, जरूरी नहीं है कि मैंने जो चीज करी है वो अपने ही गेन के लिए करी हो, मैं वो चीज अपने घर वालों के लिए गेन के लिए भी कर सकता हूं, तो भी वो डिसऑनेस्ट कहलाएगा। ठीक है। और एक और चीज जो डिसीट, डिसीट यानी कि मिस रिप्रेजेंट करना, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करना, वो डिसऑनेस्टली का इंग्रेडिएंट नहीं है। यानी ऐसी कोई चीज इसके अंदर नहीं होगी कि मैं आपसे वो चीज आपको झूठ बोल के छीन के ले जा रहा हूं
या आपसे सच्चाई छुपा के वो चीज आपसे लेके जा रहा हूं, ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है डिसऑनेस्टली को प्रूव करने के लिए, इसको आप याद रखना। बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक सबसे जरूरी चीज जो है वो इतनी सी है कि डिसऑनेस्टली में एक पेक्यूनरी गेन या लॉस जरूर होना चाहिए। अब पेक्यूनरी का मतलब क्या होता है? पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड, जिसको हम इकोनॉमिक भी बोलते हैं। इकोनॉमिक गेन और लॉस जरूर होना चाहिए तो डिसऑनेस्ट कहलाएगा, है ना। अब आप सोचेंगे कि सर इतनी सी डेफिनेशन को इतनी देर तक क्यों पढ़ा रहे हो? उसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है कि इसके बाद एक डेफिनेशन आएगी फ्रॉड्यूलेंटली, सेक्शन 25। वो फ्रॉड्यूलेंटली और डिसऑनेस्टली में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता दोनों में डिफरेंस क्या। तो इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग उसको पढ़ते से ही डिफरेंस खुद बोल दो मुझे, सर कि ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो समझ जाओ, डिसऑनेस्टली में एक पैसे से रिलेटेड लॉस या गेन जरूर होना चाहिए, यानी कि किसी एक को रॉन्गफुल गेन, किसी एक को रॉन्गफुल लॉस, ये कंपलसरी चीज है। अगर यही नहीं हुआ तो डिसऑनेस्टली वो चीज हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ना डिसऑनेस्टली के कुछ पॉइंटर्स बता दिए कि जब तक कोई रॉन्गफुल गेन या लॉस ना हो वो एक्ट डिसऑनेस्ट नहीं कहलाएगा। डिसीट जो होता है वो डिसऑनेस्टली का इंग्रेडिएंट नहीं है, और डिसऑनेस्टली के अंदर पैसे से रिलेटेड गेन या लॉस होना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। एक म्युनिसिपल ऑफिसर था, वो मेरे घर पे आया और उसने मुझे कहा कि मेरे घर के बाहर जो मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवा रखा है वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन अनऑथोराइज्ड है, यानी मैंने उसको बनवाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली है। और जो म्युनिसिपल एक्ट होता है, उस म्युनिसिपल एक्ट के तहत उस म्युनिसिपल ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो मेरे घर के बाहर जो मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवाया है अनऑथोराइज्ड, उसको वो तोड़ दे। तो उस म्युनिसिपल ऑफिसर ने अपनी एक्ट में दी हुई पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरे घर के बाहर का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया, उसने उसको डिमोलिश कर दिया। अब उसने जब उसको डिमोलिश किया, है ना, तोड़ दिया, यानी उसने उस चीज को मेरी कस्टडी से बाहर निकाल दिया, मेरे घर से बाहर निकाल दिया, तोड़ दिया। और मैंने जाके क्या करा, मैंने उसके खिलाफ जाके कंप्लेन कर दी चोरी की। उस म्युनिसिपल ऑफिसर के अगेंस्ट जाके मैंने कंप्लेन कर दी चोरी की। मैंने कह दिया कि इसने चोरी करी है मेरे घर के बाहर जो अनऑथोराइज्ड, मेरे घर के बाहर जो स्ट्रक्चर था, मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि वो अनऑथोराइज्ड था, इसने वो तोड़ दिया और ये तोड़ के अपने साथ ले गया, मतलब कि इसने चोरी कर ली मेरी उस चीज की। तो मैंने ऐसा उस पर इल्जाम लगा दिया। अब जब मामला कोर्ट तक गया तो कोर्ट ने माना कि ये चोरी नहीं है। चोरी क्यों नहीं है, चोरी क्यों नहीं है वो भी बताता हूं। अभी जब आप पढ़ोगे सेक्शन 380 चोरी के बारे में, तो चोरी में आपको मालूम पड़ेगा कि किसी भी चीज को चोरी हुआ तब माना जाएगा जब उस इंसान ने डिसऑनेस्टली वो एक्ट किया हो। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका कोई स्मार्टफोन है और मैं आपका वो स्मार्टफोन चोरी कर लेता हूं, है ना। तो मैं क्या कर रहा, मैं आपके घर में आया और आपका वो स्मार्टफोन लेके चले गया, तो सिर्फ लेके चला गया इसको चोरी नहीं बोलते। डिसऑनेस्टली मैंने वो काम किया, इसको चोरी बोलते हैं। मतलब कि मैंने आपका वो स्मार्टफोन इसलिए चुराया ताकि मैं उसको ले जाके बेच दूं। मैं उसको ले जाके बेच दूंगा तो मुझे क्या होगा, मुझे वहां पर रॉन्गफुल गेन होगा। ये इसको बोलते हैं डिसऑनेस्टली, क्योंकि रॉन्गफुल गेन हो गया, तो इसको चोरी बोलते हैं। बट चूंकि मैंने कंप्लेन करी उस म्युनिसिपल ऑफिसर की कि इसने चोरी करी है, मेरे घर का सामान तोड़ के ले गया, तो कोर्ट ने उसको चोरी नहीं माना। क्यों? क्योंकि वहां पर डिसऑनेस्टली कुछ हुआ ही नहीं था। अब चूंकि डिसऑनेस्टली वहां पे हुआ ही नहीं है, तो डिसऑनेस्टली इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट। चोरी का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है डिसऑनेस्टली, यानी अगर डिसऑनेस्टली मिसिंग है तो चोरी हुई ही नहीं। अब आप सोचोगे कि सर डिसऑनेस्टली क्यों मिसिंग है यहाँ पे, तो देखो भाई, म्युनिसिपल ऑफिसर था, म्युनिसिपल एक्ट ने उसको पावर दी है कि अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर को तोड़ दे। लॉफुली तोड़ा है उसने तो तोड़ दिया। अगर उसने लॉफुली अपनी पावर का इस्तेमाल किया है तो इससे किसी को रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस थोड़ी होगा। वो उस चीज को तोड़ के अपने घर थोड़ी ले गया है। यहां पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन था ही नहीं, और चूंकि डिसऑनेस्टली कुछ हुआ नहीं इसलिए थेफ्ट भी नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज समझो। अब इसी के साथ एक चीज और समझ लो। हाँ, बट डिसऑनेस्टी में सर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि मस्ट हैव पिक्यूनियरी लॉस। तो अगर हाँ, वो घर को कुछ डैमेज करता है और फोन चुरा लेता है, देन देयर इज मॉनेटरी लॉस। तो व्हाई हाँ, इज इट नॉट थेफ्ट? घर को लॉस कहाँ हुआ? उसने तो, आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ही रिमूव्ड एन अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर लॉफुली।
एक अनऑथोराइज स्ट्रक्चर को लॉफुली उसने रिमूव किया है। अनऑथोराइज स्ट्रक्चर का मतलब होता है गवर्नमेंट ने जिस चीज की परमिशन नहीं दी, आपने वो भी वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रखा है, इसको अगर गवर्नमेंट तोड़ भी देगी तो आपको जो लॉस हुआ है उसको लॉस थोड़ी माना जाएगा, क्योंकि आप तो इलीगल चीज कर रहे हो ना। और इलीगल चीज को अगर गवर्नमेंट सही कर रही है तो वो लॉस थोड़ी कहलाता है। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, इस एग्जांपल से एक चीज आप लोग ये समझ लो कि जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि थेफ्ट यानी कि चोरी, उसका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है डिसऑनेस्टली। अगर डिसऑनेस्टली नहीं है तो चोरी नहीं है। ऐसे हर एक ऑफेंस का, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं जनरल प्रिंसिपल, चैप्टर 7 तक तो जनरल प्रिंसिपल ही पढ़ते रहेंगे। जैसे ही चैप्टर 8 शुरू करेंगे हम स्पेसिफिक ऑफेंस पढ़ेंगे, हम हर एक ऑफेंस पढ़ेंगे। याद रखना, मैं आपको हर एक ऑफेंस में उसके इंग्रेडिएंट बताऊंगा कि किस किस ऑफेंस में क्या क्या चीज होती। मतलब ऑफेंस एक तरह की रेसिपी है, एक तरह की मतलब डिश है, वो कोई चीज है, और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं। अगर कुछ भी इंग्रेडिएंट मिसिंग होता है तो उस ऑफेंस में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, यानी कि कोर्ट उसको ऑफेंस नहीं मानेगी, है ना। तो अभी अपन समझेंगे एक एक करके अच्छे से कि वो चीजें क्या होती है ना, तो इसको बड़े अच्छे से समझना। अभी डिसऑनेस्टली का मतलब समझ में आ गया। बहुत सारे ऑफेंसेस है हमारे आईपीसी में जिसके अंदर आपको डिसऑनेस्टली वर्ड दिखाई देगा। उसके बाद आप अगर 420 की बात करो, जिसको हम चीटिंग कहते हैं, 420 आईपीसी सबको पता होता है, उसमें भी दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, एक तो डिसऑनेस्ट और दूसरा फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन। तो डिसऑनेस्ट जो है, यानी कि ये जो चीज है रॉन्गफुल गेन करने के पर्पज से, रॉन्गफुल लॉस करने के पर्पज से, ये सेक्शन 420 का भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। सेक्शन 420 का भी ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, खैर अब ये फ्रॉड्यूलेंटली वाली चीज तो अपन आज पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये मैं आपको कल से पढ़ाता हूँ। कल अपन पढ़ेंगे सेक्शन 25 की फ्रॉड्यूलेंटली क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है ना। फिर जब ये फ्रॉड और डिसऑनेस्ट दोनों आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोग मुझे बताओगे कि फ्रॉड और डिसऑनेस्ट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। सारी चीजें एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा, काफी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी आज भी, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, और उसके अलावा ये डिसऑनेस्ट वाला है ना, सेक्शन 21 और सेक्शन 24। तो आप लोग उसको एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा कल तक। कल मिलके सेक्शन 25 हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई कंफ्यूजन डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ पूछ। सेक्शन 8 में जेंडर वाला क्लॉज जो है सर, सेक्शन 8 में, हाँ तो वहाँ पे ही के बाद स्पेसिफाई किया हुआ है कि मेल या फीमेल। सो नाउ इंडिया, तो मतलब इंडिया इज प्रोग्रेसिंग एंड दे हैव लॉस फॉर ट्रांसजेंडर। तो अगर ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है देन आईपीसी वोंट बी वैलिड। नहीं, ऐसा नहीं है तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग माना जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा जेंडर के अंदर। और इन्होंने नहीं सर, एक्चुअली एग्जैक्टली है ना, तो इसीलिए मैं पूछ ली। नहीं, वो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ना ऐसे फैसले सुनाती रहती है जिसमें उनको भी राइट मिल जाएगा, बट वो फैसलों के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, अपनी कंट्री जो इंडिया है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अकॉर्डिंग कई बार 5-5, 6-6 साल तक जो एक्ट होता है उसको मॉडिफाई नहीं किया जाता है ना। तो वो चेंजेस किए नहीं गए, वरना एप्लीकेबिलिटी तो है उसकी। ठीक है, तो उस जगह पे जहां पे हम एप्लीकेबिलिटी देखते हैं वहां पे पुलिस वालों को फिर ये बताना पड़ता है कि भाई साहब तुम ये आईपीसी का प्रोविजन मत देखो, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो। खैर उनको भी ट्रेनिंग मिलती है तो समझ जाते हैं उस चीज को, तो वो एप्लीकेबल करने लग जाते हैं। ये सब लेजिस्लेचर की गलती है कि वो जल्दी जल्दी इसमें अमेंडमेंट नहीं सर करते। ये क्या मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? नहीं, एग्जाम में, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट वो किन स्टेट में है जहां पे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में प्रिपेयर करोगे तो अभी दिल्ली में नया नया वो एक फंडा आया है लीगल जीके वाला। वो लीगल जीके का जो फंडा है वो यही बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसले सुना रही है, आपको उन सबसे बहुत अवेयर होना पड़ेगा। खैर उसमें उनका भी एक क्राइटेरिया होता है कि या तो वो बहुत लैंडमार्क केस पूछते हैं या फिर वो पिछले 2 साल के सबसे इंपॉर्टेंट केस पूछते हैं। तो वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नॉलेज पर्पज से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो अगर रिसर्च करके ढूंढ लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।